गुड मॉर्निंग। आज हम भारत में नवीन राज्यों का उदय को देखेंगे कि जिस समय हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे उस समय देखे थे औरंगजेब को। औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है तो उसका उत्तराधिकारी मुअज्जम बनता है, फिर जहांदार शाह, फर्रुखसियर, इस प्रकार क्रम में बनता है। लेकिन योग्य शासक उत्तराधिकार नहीं होने के कारण उस समय दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में अलग अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाता है। उसी राज्यों में आज हम सबसे पहले देखेंगे बंगाल के बारे में कि पढ़े थे हम लोग 1651 ईस्वी में, जिस समय मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन था? शाह शुजा। यही शाह शुजा की अनुमति पर बंगाल में हुगली नामक जगह पर, हुगली में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री बना था। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री। इसके बाद बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की छूट मिला था। किसको? अंग्रेजों को। इसके बाद फिर देखेंगे 1690 ईस्वी में कासिम बाजार, जो अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक केंद्र बिंदु था, वहां का मुख्य था जॉब चोरनोक। यह जो है, यही जो है कलकत्ता शहर की स्थापना किया। बस वास्तविक संस्थापक यही है, कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक। इसको याद रखेंगे, पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में। 1690 में क्या हुआ? जॉब चार्नोक कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक है। औरंगजेब का मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हो जाने के बाद गद्दी पर उस समय 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर रहता है। और फर्रुखसियर का पीछे पढ़े थे कि वह एक शाही फरमान जारी किया था। शाही फरमान में क्या था कि अंग्रेजों को काफी छूट मिला था, जिसका लाभ उठाकर अंग्रेज और काफी फायदा उठाया। और उस समय जो है बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब 1707 ईस्वी में, इसको एक क्रम में देखेंगे कि मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी, उसके बाद शुजाउद्दीन, यह इसका दामाद रहता है। इसके बाद इसका पुत्र है सरफराज, फिर अलीवर्दी खां देखेंगे, और इसी का देखेंगे कि अलीवर्दी खां की 3 पुत्री और सबसे छोटी पुत्री का लड़का कौन? सिराजुद्दौला। तो बंगाल का नवाब जो देखेंगे कि 1717 ईस्वी में कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां यह अपना सबसे पहला कार्य क्या करता है कि ढाका में जो राजधानी था उस राजधानी को लेकर क्या किया? मुर्शिदाबाद। अपनी राजधानी कहां लेकर चला आया? मुर्शिदाबाद। सबसे पहला मुर्शिद कुली खां जो है, जो बंगाल का नवाब था, वो अपना राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर लेता है। इसके बाद देखेंगे कि यह बंगाल का सूबेदार भी है, कि सबसे मुख्य रूप से देखेंगे कि बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था, कि भू राजस्व के जरिए यह अपनी जागीर को क्या देखेंगे? भू राजस्व। किसका? मुर्शिद कुली खां का। भू राजस्व के जरिए यह अपनी जागीर को सबसे पहला देखेंगे एक कार्य कि खालसा भूमि में, बहुत अधिक भूमि को खालसा भूमि में परिणत कर दिया। दूसरा क्या किया कि इजारा व्यवस्था लागू किया। इजारा व्यवस्था, इसी को बोला जाता है इजारेदारी प्रथा। उसके बाद तकावी ऋण। सबसे पहला देखेंगे कि खालसा भूमि, यह भूमि क्या था कि जितनी भी भूमि थी इसमें से
अधिक भूमि को खालसा भूमि में परिणत किया गया और इसमें खालसा भूमि से जितनी भी आय प्राप्त होती है वह जो है सम्राट जो है शासक स्वयं पर्सनल लाभ के लिए रखता है, अपने यूज के लिए रखता है और उसका उपयोग करता है। दूसरा व्यवस्था किया इजारा व्यवस्था। यह इजारा व्यवस्था जो है इजारेदारी प्रथा, यह क्या होता है कि भू राजस्व वसूल करने के लिए एक ठेकेदार को रखा जाता है। वही ठेकेदार का कार्य होता है कि भू राजस्व वसूल कर सम्राट के पास पहुंचाने का। तीसरा काम किया तकावी ऋण। यह तकावी ऋण क्या होता है कि यह जो है गरीब किसान जो होता है उसको खेती करने से पहले यह ऋण दिया जाता है ताकि वह सही से खेती कर सके। इसमें क्या देखे, 3 प्रकार का भू राजस्व में। एक देखे कि ढाका से मुर्शिदाबाद क्या करता है, वो अपनी राजधानी को लेकर के चला आता है। इस समय देखेंगे कि हिंदू और मुसलमानों को वहां पे समान अवसर प्राप्त किया गया था, समान अवसर दोनों को मिला था। और इसके बाद फिर हम देखेंगे शुजाउद्दीन, जिसका कोई अधिक योगदान नहीं है। फिर सरफराज, इसका भी अधिक योगदान नहीं रहता है। और उसके बाद जो हम देखेंगे एक मुख अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां 1746 से यह 1746 से 56 1740 से यह 56 तक क्या करता है कि राज सिंहासन को संभालता है। और जिस समय मुर्शिद कुली खां देखे थे वह जो है मुगल को 2 करोड़ रुपया वार्षिक कर देता था। किसको? मुगलों को। लेकिन इस अलीवर्दी खां में देखेंगे कि उसके बाद अलीवर्दी खां क्या करता है कि मुगल को यह 2 करोड़ रुपया देना बंद कर देता है और जो 2 करोड़ रुपया बचता है उससे वह बंगाल में विकास के कार्यों में लगा देता है। और सबसे बड़ा देखेंगे कि अलीवर्दी खां का सबसे बड़ा संघर्ष जो होता है वह मराठों से होता है। किससे संघर्ष होगा? मराठों से। और मराठा में देखेंगे उस समय रघु जी इसी से सबसे अधिक संघर्ष होता है। और अंत में देखेंगे कि 1751 ईस्वी में जाकर के दोनों में क्या हो जाएगा? संधि। दोनों में संधि हो जाता है। और अलीवर्दी खां में के काल को, इसी काल को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था, क्योंकि यह जो है मुगलों को ऋण देना बंद कर दिया था, कर देना बंद कर दिया। उससे पूरा बंगाल में क्या किया था? विकास का कार्य किया था। अलीवर्दी खां जो है वह यूरोपीय कंपनी की तुलना मधुमक्खी की छाता से किया था। उसकी तुलना किससे? मधुमक्खी की छाता से, कि जिस समय हमें लाभ की जरूरत होती है उस समय छाता से क्या करते हैं? शहद को निकाल लेते हैं। कौन बोला था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की पढ़ेंगे 3 पुत्रियां। इसकी 3 पुत्रियां रहती हैं और इसका मृत्यु जब हो जाता है कब? 1756 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद इसकी सबसे छोटी पुत्रियां जो रहती है उसी का लड़का रहता है सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। और अब जो है यहाँ पे कौन बैठेगा? सिराजुद्दौला। इसके बाद सिराजुद्दौला क्या करता है कि सर्वप्रथम जो है वह बिहार के तरफ यानी पूर्णिया के तरफ नजर डालता है और एक युद्ध मनिहारी का युद्ध होता है जिसमें शौकत जंग को मार देता है। अब कौन आएगा? सिराजुद्दौला।
इसका सबसे पहला जो है मनिहारी का युद्ध, अक्टूबर 1756। इसमें क्या होता है कि शौकत जंग मारा जाता है। उसके बाद फिर इसका अगला देखेंगे 4 जून 1756। 4 जून 1756 में क्या होता है कि यह कासिम बाजार 4 जून 1756 कासिम बाजार पे आक्रमण कर देता है। जो अंग्रेजों का व्यापारिक मुख्य केंद्र था उस पर आक्रमण कर अधिकार क्या करता है, इस पे अधिकार कर लेता है। फिर अगला देखेंगे 20 जून 1756 यह फोर्ट विलियम जो कोठी बनाया किसका था, अंग्रेजों का, उस पर यह आक्रमण करता है। किस पे, फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है और इसे भी, यह कलकत्ता में पड़ता है, इसे भी जीत लेता है। यहाँ जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वह अंग्रेज अधिकारी भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लेता है। सभी अंग्रेज अधिकारी क्या होता है, यहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद एक सबसे बड़ी घटना इसी समय घटता है, कब, 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना, जिसको वर्ल्ड इतिहास में लिखा जाता है ब्लैक होल की त्रासदी। इसमें क्या होता है कि अंधेरी रात में लगभग 146 व्यक्ति को, 146 अंग्रेज को एक रूम में, वह रूम लगभग 18 बाय 10 का रूम रहता है, जिसमें सभी को 146 व्यक्ति को डाल देता है। और जब सुबह होती है तो 146 में से लगभग 23 व्यक्ति ही बच करके बाहर निकलता है। उसी में एक रहता है अधिकारी, जो है अंग्रेज अधिकारी रहता है, वह जो इसको अंग्रेज अधिकारी वह इससे बच निकलता है। अंग्रेज अधिकारी बचकर निकल जाता है और इसी को वर्ल्ड इतिहास में भी लिखा जाता है ब्लैक होल की त्रासदी। अंग्रेज अधिकारी जेड हॉलवे यही सारी घटना को सुनाता है। कौन, जेड हॉलवे। तो इसको भी मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे कि एक घटना घटी है जिसको ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी सिराजुद्दौला के समय में। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जो है, जब यह घटना घटती है तो ब्रिटेन से लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजता है। किसको, लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव जब बंगाल में प्रवेश करता है तो जितना भी नवाब जगह को, कलकत्ता सबको जीता, सबको पुनः वह क्या करता है, लॉर्ड क्लाइव जीत लेता है। तो एक देखेंगे बंगाल का गवर्नर कौन बनेगा, लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेज। इसमें हम एक अगला वीडियो जो आएगा उसमें देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का वायसराय किस प्रकार यह नाम चेंज होता है, किस एक्ट के तहत चेंज होता है, इसको हम देखेंगे उसमें। तो इसके बाद जब हम देखेंगे तो देखते हैं कि बंगाल का गवर्नर कौन आ गया, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के आने के बाद सबसे पहला काम करता है 2 जनवरी 1757 कलकत्ता, जिसे नवाब जीता था उसको यह क्या करता है, जीत लेता है कलकत्ता को। कौन यह जीत रहा है, लॉर्ड क्लाइव। फिर 9 फरवरी को क्या होता है कि दोनों के बीच में अलीनगर की एक संधि, अलीनगर की संधि। इस संधि में क्या होता है कि अंग्रेजों को फिर से रुपया छापने
का अधिकार मिल जाता है, यानी सिक्का ढालने का क्या हो जाता है, अधिकार मिल जाता है। और 18 अगस्त 1757 ईस्वी को अंग्रेज जो है कलकत्ता में टकसाल की स्थापना करता है। टकसाल की स्थापना, यही टकसाल में क्या होता है, सिक्का ढाला जाता है। कब? 18 अगस्त 1757 ईस्वी को कलकत्ता में टकसाली किस संधि के तहत हुआ था? अलीनगर की संधि। तो अभी यहाँ कौन है? लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद फिर अगला देखेंगे कि अगला कदम क्या उठाता है अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव, कि पढ़े थे कि एक बस्ती का नाम चंद्रनगर, 13 मार्च 1757 ईस्वी को, कब? तेरह मार्च 1757 ईस्वी को क्या होता है कि फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को क्लाइव जो है फ्रांसीसियों से क्या होता है, छीन लेता है। इसी पर जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब जो है गुस्सा होता है और यह इसको क्या मानता है, अलीनगर की संधि जो हुई थी इसका यह विरोध करता। अलीनगर की संधि का क्या करता है यह, कि उसे लगता है कि नहीं, इसको तोड़ा गया, संधि को नहीं माना गया, और वह क्लाइव का यहां से विरोध करना शुरू करेगा। जब वह क्लाइव का विरोध करता है तो सबसे पहला क्लाइव क्या काम करता है कि इसमें एक सबसे बड़ा देखेंगे कि फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाता है। सबसे पहला क्लाइव उसको आपस में ही तोड़ना चाहता है। और क्लाइव वहां का बंगाल का पढ़ेंगे कि सबसे धनी व्यापारी उस समय रहता है अमीन चंद। कौन धनी व्यापारी? अमीन चंद। इसके सहयोग से क्या करता है वह कि सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति जो होता है वह मीर जाफर अमीन चंद्र के सहयोग से मीर जाफर से क्या करता है, क्लाइव मिल लेता है और आपस में दोनों संधि कर लेता है। और किसका विरोध करेगा? सिराजुद्दौला का। उसके बाद देखेंगे कि जब मीर जाफर उसका सहयोग करता है तो उस समय एक सबसे बड़ा युद्ध जो होता है, और इसी युद्ध के बाद और इसके बाद बक्सर का युद्ध होगा, और उसके बाद अंग्रेजों को भारत में क्या होती है, पूरी तरह से नींव पड़ जाती है। 23 जून 1757 में 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। यह युद्ध किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला प्लस क्लाइव यानी अंग्रेजों के बीच। इसमें क्या होता है कि लगभग 6000 सैनिक किसके साथ रहता है? क्लाइव के साथ। कितना? लगभग 6000 रहता है, जिसमें कुछ जो है घुड़सवार भी होते हैं। और सिराजुद्दौला के साथ जो है लगभग 50,000 सैनिक है। लेकिन यहां क्या होता है कि सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति जो मीर जाफर है, यही सिराजुद्दौला के साथ क्या कर देता है, धोखेबाजी कर देता है। और इसी धोखा के कारण उस समय क्या होता है कि क्लाइव का विजय हो जाता है। क्लाइव यानी अंग्रेजों का क्या होता है, विजय हो जाता है। और इस विजय अभियान में क्या होता है कि सिराजुद्दौला वहां से भाग खड़ा होता है, और भागने के बाद कहां चला जाएगा? मुर्शिदाबाद। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 सिराजुद्दौला प्लस क्लाइव अंग्रेजों के बीच होता है, जिसमें क्या होता है कि मीर जाफर की धोखेबाजी के कारण सिराजुद्दौला हारता है और वहां से भागकर कहां चला जाएगा?
मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जाने के बाद क्या होता है कि वहीं पे इसका सेनापति कौन था? मीर जाफर। अब यहां से सिराजुद्दौला भाग कर कहां जाता है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जब भाग कर जाता है तो वहीं पे एक इसका जो है मीर जाफर का बेटा रहता है। मीर जाफर का बेटा जिसका नाम रहता है मीरन। यह क्या करता है मीरन कि इसको मोहम्मद बेग के सहयोग से, मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला को मरवा देता है। और इस समय जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय युद्ध में सिराजुद्दौला का जो साथ दे रहा था उसमें मुख्य रूप से था मीर मदन, मोहन अली और फ्रांसीसी सैनिक भी थे इसके साथ में, फ्रांसीसी सैनिक। और युद्ध के मैदान में ही मीर मदन मारा जाता है। अब क्या हो गया कि वहां से मुर्शिदाबाद भागता है कौन? सिराजुद्दौला। जहां मुर्शिदाबाद में मीर जाफर का बेटा मीरन रहता है जो मोहम्मद बेग की सहायता से इसको क्या करता है? मरवा देता है। किसको मरवा दिया? सिराजुद्दौला को। जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाता है, सिराजुद्दौला की मृत्यु होने के बाद अंग्रेज गवर्नर जो रहता है कलाई, वह उसके बाद किसको बैठाएगा? मीर जाफर को। इसके बाद कौन आएगा? मीर जाफर। जब इतिहास देखेंगे तो मीर जाफर को जो है कलाइव का गधा बोला गया है। सब उस समय कलाइव का इसे गधा बोलता था। और यह जो है मुख्य रूप से फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर किसको? सिराजुद्दौला को हटाया था। इसके बाद हम देखेंगे किसको? मीर जाफर। मीर जाफर कब से कब तक? 1757 से 1760। इसके बाद मीर जाफर के बाद देखेंगे फिर मीर कासिम। उसके बाद जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है तो सबसे पहला यह काम करता है कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आता है। कहां? मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देता है। तो इस प्रकार देखे कहां? पहले था ढाका, फिर मुर्शिदाबाद और फिर मुंगेर। उसके बाद यह मीर कासिम क्या करता है कि मीर कासिम का 1707 से 63 तक रहता है। कहां कर दिया राजधानी? मुर्शिदाबाद। उसके बाद यह पूरे पटना को जीत लेता है। पटना को जीतने के बाद क्या होता है कि कलाइव को लगता है कि ऐसा बिहार में इसका क्या हो रहा है कि अधिकार बढ़ते जा रहा है, बिहार में अपना क्षेत्र का विस्तार करने लगा। तो फिर से वह क्या करता है कि मीर जाफर को भेज देता है। मीर जाफर 63 से 65। जब यहां मीर जाफर को फिर से बनाया जाता है तो मीर कासिम क्या करता है कि वहां से सबसे पहले चला जाता है अवध। अवध अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। और उस समय जो है अवध का नवाब जो रहता है वह रहता है अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और जिस समय शुजाउद्दौला से यह मिलने के लिए जाता है उस समय वहीं पे मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय वहीं पे रहता है। तीनों में क्या होता है कि आपस में ही बातचीत होता है, आपस में संधि होता है। किसमें? मीर कासिम, बहादुर शाह द्वितीय और शुजाउद्दौला।
यही संयुक्त रूप से तीनों को मिला करके, अब जब तीनों में संधि हो जाता है, आपस में बात कर लेता है, तो तीनों क्या करता है कि वहां से आ जाता है बक्सर, और बक्सर में आकर के बक्सर का घेराबंदी करता है। कौन कौन? बहादुर शाह द्वितीय, शुजाउद्दौला, उसके बाद मीर कासिम। और इसके बाद हम देखेंगे कि युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध यह कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। इसमें जो है एक तरफ कौन रहता है कि एक तरफ देखेंगे कि अंग्रेज सेना अधिकारी हेक्टर मुनरो, या उसके तरफ से, और एक तरफ इधर से देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय का सेना, बहादुर शाह द्वितीय का सेना, शुजाउद्दौला का सेना, और उसके बाद मीर कासिम का सेना, यानी ये संयुक्त सेना, संयुक्त सेना। इसी के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है कि युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में जो है मीर कासिम की सेनाएं की हार होता है। क्या होता है कि इसमें मीर कासिम की हार हो जाता है, और हारने के बाद यह मीर कासिम जो है भाग खड़ा होता है और चला जाता है कहां? दिल्ली। कहां भागकर चला गया? दिल्ली। और देखेंगे वहीं दिल्ली में ही इसका क्या हो जाता है कि 1777 ईस्वी में मृत्यु। दिल्ली में क्या हो गया? 1777 ईस्वी में मृत्यु। और आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि यही जो है बक्सर का युद्ध, और यहीं से पूर्ण रूपेण जो है अंग्रेजों का भारत पे आधिपत्य हो जाता है। इसके बाद हम फिर एक अलग राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि हैदराबाद। इसके बाद हम हैदराबाद को देखेंगे कि हैदराबाद, हम देखे हैं कि हैदराबाद क्या है कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? हैदराबाद। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि एक अलग राज्य तेलंगाना की भी क्या हुई है? स्थापना। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में बना था। कौन? तेलंगाना। और फिर 22 अक्टूबर 2015 को आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती बना। तो अब हम यहां देखेंगे हैदराबाद। पहले देखते हैं, यह जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश की यह क्या है? राजधानी। लेकिन जब 29वां राज्य तेलंगाना, तब आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन बन गया? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन? 22 अक्टूबर 2015 को, 22 अक्टूबर 2015 को। और यह तेलंगाना राज्य का स्थापना जो हुआ था, यह हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी। तो अभी वर्तमान में 29 राज्य है, जहां पे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी जो है वह है हैदराबाद। तो अब हम देखेंगे एक नया राज्य जो है हैदराबाद के बारे में, कि यह हैदराबाद जो पढ़ते हैं, यह 1724 ईस्वी में हैदराबाद का क्या हुआ है? स्थापना। 1724 ईस्वी में हैदराबाद का स्थापना। इसका स्थापना जो है चीन
किलिच खां, चिन किलिच खां ने किया था। कौन? चिन किलिच खां 1724 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना किया और वह जो गद्दी पर बैठा था वह बैठा था निजाम उल मुल्क। दोनों ये ऑप्शन में दे देता है। उसके बाद यह क्या हुआ कि पूरे दक्कन का सूबेदार था, दक्कन का सूबेदार था। और इसने क्या किया कि जब हैदराबाद का स्थापना होने के बाद आसफ जाही, कौन सा वंश? आसफ जाही वंश का स्थापना किया। नया वंश आसफ जाही वंश की स्थापना। इसी को मुगल सम्राट जो था वह एक उपाधि दिया था, आसफ जा की उपाधि। तो इसमें मुख्य रूप से यही देखना है कि हैदराबाद 1724 में स्थापना हुआ। कौन किया था? चिनकिलिच खां। उसी जो गद्दी पर बैठा उस समय निजाम उल मुल्क के नाम से बैठा था। यह दक्कन का सूबेदार था। आसफ जाही वंश की स्थापना किया और अंत में देखेंगे कि मुगल सम्राट इसे आसफ जा की उपाधि दिया था। और इसके बाद जो अगला जो हम देखेंगे वह देखेंगे कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। यह सब नवीन राज्य है जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो गया था। उसके बारे में देखते हैं कि उस समय अंग्रेजों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ किस प्रकार इसका युद्ध हुआ। अब किसको देखेंगे? कर्नाटक। कर्नाटक एक स्वतंत्र राज्य था। कर्नाटक क्या था? स्वतंत्र राज्य था। सआदत उल्लाह खां, इसका स्थापना किसने किया? उल्लाह खां। इसने क्या किया? इसका स्थापना। और यह जो है राजधानी, अपनी राजधानी कहां बनाया था? अकार्ड को। राजधानी किसको बनाया? अकार्ड को। इस समय एक घटना हुआ था कि इस समय जो यहाँ का वायसराय था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज वायसराय लॉर्ड वेलेजली, यह एक चाल चला और यह बोला कि मैसूर का शासक उस समय था टीपू सुल्तान। यह क्या करता है कि यह उसको आपस में टीपू सुल्तान के साथ इसको संधि करने का आरोप लगा देता है कि दोनों क्या किया है? आपस में मिल गया है। तो यह जो टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था वह आरोप लगा करके, कौन? लॉर्ड वेलेजली उस समय जो था, उस समय वहां का शासक कौन था? उस समय शासक था नवाब मोहम्मद अली। इस पर आरोप लगा दिया कि यह जो है टीपू सुल्तान से क्या है? मिला हुआ है। किससे? टीपू सुल्तान। दोनों आपस में संधि किए हुए हैं और आप यह आरोप लगा करके यह इससे क्या किया? कर्नाटक को जीत लिया। कर्नाटक को जीत लिया, छीन लिया इससे। और इसके बाद देखेंगे एक घटना 1756 ईस्वी में। उस समय यूरोप में क्या होता है कि सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा होता है। और सप्तवर्षीय युद्ध में जो 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था, कहाँ यह युद्ध हो रहा था? यूरोप में। वहां पर एक तरफ अंग्रेज था और एक तरफ फ्रांसीसी, यानी वहां भी दोनों में क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। और उसी का प्रभाव जो है भारत में भी पड़ रहा था। तो 1756 ईस्वी में हम क्या होता है कि हैदराबाद में, कहाँ? हैदराबाद को अंग्रेज जीत लेता है। किससे? फ्रांसीसी से।
और जिस समय हम देखेंगे कि 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध, यह युद्ध कहां हो रहा है? यूरोप में। प्रतिद्वंदी कौन कौन है एक दूसरे का? फ्रांस, अंग्रेज। जिस समय यह युद्ध हो रहा था, अंतिम में देखेंगे कि 1763 में जब युद्ध की समाप्ति होती है, उस समय तक क्या होता है कि समाप्त के बाद यूरोप में फ्रांस का जहां जहां उपनिवेश रहता है वह उपनिवेश फ्रांस को सौंप दिया जाता है। लेकिन भारत में जो है फ्रांसीसी का राजनीतिक सत्ता साफ समाप्त हो जाता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 कहाँ हुआ था? यूरोप में। वहां पे दो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों एक दूसरे के विरोध में थे और उसी का प्रभाव भारत में भी दोनों एक दूसरे से लड़े, जिसमें फ्रांसीसी की क्या हुई? हार होती है। एक तरफ यूरोप में देखेंगे तो फ्रांसीसी उपनिवेश जितना भी था वो फ्रांसीसी को लौटा दिया गया, लेकिन तब तक जो है भारत में फ्रांसीसी की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गया। अब जो यहां से जो हम देखेंगे अगला वीडियो जो देखेंगे, एक अवध, जो अभी देखे थे कि शुजाउद्दौला के बारे में पढ़े थे, अवध, जाट, सिख, तीन जो है अगला वीडियो में फिर देखेंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्य हैं जहां पे मुगल सम्राट, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच आपस में लड़ाई लड़ता है। अंत में अंग्रेजों की क्या होती है? हर जगह विजय होती है। यहाँ भी अंग्रेज क्या हुआ है? विजयी हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।